हॉट एयर बलून Yes. देखे आप लोगों ने, मतलब टीवी में देखी होंगी हॉट एयर बलून। उसमें क्या होता है, Yes, हॉट sir. एयर बलून के अंदर इस तरीके से एक बीच में यहाँ पर एक फायर नॉब लगा होता है जो लगातार हॉट एयर भेज रहा है। तो कहता है व्हाई हॉट एयर इज फिल्ड इन द बलून्स यूज्ड फॉर मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस। इवन जो हम स्पेस में भेज रहे हैं या एटमॉस्फेयर में भेज रहे हैं उसमें हमेशा हॉट एयर ही क्यों भरते हैं, कारण क्या है? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सर हॉट एयर, क्योंकि एयर हॉट हो जाती है, उससे उसका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, इसलिए वो ऊपर की तरफ रश हो जाती है। सिंपल सी बात बताओ पहले, हॉट एयर में और सिंपल एयर में क्या डिफरेंस है? मॉलिक्यूलर उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है हॉट एयर के अरे अंदर। काइनेटिक एनर्जी तो बहुत टेक्निकल टर्म हो गया। हॉट एयर हल्की होती है, हाँ या ना, पहले तो ये बताओ। यस सर। Yes, sir. अगर वो हल्की है, ऊपर से आपने इसको एनर्जी देके क्या बढ़ा दिया, उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर दी, कर दी, कर दी काइनेटिक यस एनर्जी सर। इंक्रीज, आया ना? Yes, sir. इसीलिए ये बहुत आसानी से क्या कर जाएगी, इट विल राइज अप, हाँ या ना? ये बहुत जल्दी क्या Yes, कर sir. जाएगी, इट विल राइज अप। करेगी नहीं करेगी विदुषी, वेदांत, तेजस्वी, Yes, sir. मोनिका, माही, क्लियर है ये? आदित्य, लविशा, यस सर। ठीक है। Yes, sir. बताऊं फिर से एक बार? No, sir. Clear है. अच्छा, अब एक क्वेश्चन का जवाब दो, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन। कह रहा जितने भी जो वेदर बलून्स होते हैं, वेदर बलून्स यानी कि विच हेल्प्स टू फोरकास्ट, वेदर फोरकास्टिंग, तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऐसे बलून्स का इस्तेमाल करता है। तो कहते हैं जैसे जैसे ये ऊपर जाते हैं, व्हेन दे आर असेंडिंग अपवर्ड्स हाई ऑल्टीट्यूड में, इनका साइज बढ़ रहा होता है, देयर साइज इंक्रीजेस बाय। सर क्योंकि इनके अंदर की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती रहती है। नहीं, गैस तो उतनी जल रही है, उतनी सर हीट दे ऊपर रही की है। तरफ एयर लाइटर होती है और अर्थ से के पास वाली एयर से कंपैरेटिवली, इसलिए जो एयर होती है बलून के अंदर वो उसका साइज बढ़ जाता है, क्योंकि ना 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 ना, तुम उसके लोग ऊपर एक एक प्रेशर एक ज्यादा एक होता है। एक, एक मेजर पॉइंट ही मिस कर गए तुम लोग। जब तुम हाइट पे जाते हो तुम्हारी क्या लगातार कम हो रही होती है, पहले तो ये बताओ। सर ऑक्सीजन। सर ऑक्सीजन तो है, ऑक्सीजन क्या क्रिएट कर रही होती है ऊपर? ऊपर एटमॉस्फेयर क्या क्रिएट करता है, पहले तो ये बताओ। क्या प्रेशर। एग्जॉस्ट, प्रेशर। अरे ऊपर जाने पर सबसे पहले मुझे ये बताओ, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, हाँ या ना? यस यस सर। सर। अगर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है बाहर से, तो ऑब्वियस सी बात है जो अंदर वाला प्रेशर है वो ज्यादा हो गया। यस यस सर। सर। अंदर वाला प्रेशर ज्यादा है तो क्या करेगा, जो बलून है वो फैलेगा या सिकुड़ जाएगा? फैलेगा। 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 तो इनर प्रेशर ऑफ बलून इज ग्रेटर देन एक्सटर्नल प्रेशर। और मैंने आपको बताया था कोई भी चीज नेचर में वो हमेशा क्या चाहेगी, क्या मेंटेन करना चाहेगी, एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करना चाहेगी। इक्विलिब्रियम। तो इसीलिए इनर प्रेशर की वजह से दी बलून विल एक्सपेंड, बलून क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा, ताकि वो क्या क्रिएट कर सके, वो इक्विलिब्रियम मेंटेन कर सके। इनर प्रेशर किसके बराबर हो जाए, एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए, हाँ या ना? यस यस सर। सर। अब बिल्कुल यही सिमिलर क्वेश्चन आपके एग्जाम में, और आपने सुना होगा डेली लाइफ क्वेश्चन है ये। कभी देखा गर्मियों के दौरान जब आप किसी गर्मियों में या फिर आप किसी लॉन्ग रूट पे जा रहे हो, तो हमेशा ये सलाह दी जाती है कि आपकी गाड़ी के जो टायर है उसको आप पूरी तरीके से हवा से ना भरें, उसे आप कम हवा से कम हवा रखें उसके अंदर। क्यों, कारण क्या है? सर क्योंकि जो गर्मी में हवा होती है वो गर्म होती है। रोड गर्म होती है, उससे टायर हीट हो जाते हैं, जिससे उसके अंदर एयर लाइट हो जाती है और वो एक्सपैंड हो जाती है। बहुत बढ़िया, आप बिल्कुल सही दिमाग लगाया आपने। देखो, अब जब किसी एक्सप्रेस वे पे चल रहे हो, किसी हाईवे पे जा रहे हो, तो ऑब्वियस ही बात है वहां पे ट्रैफिक कम होगा। ट्रैफिक कम होगा तो आपकी गाड़ी तेज चल रही होगी और लंबी चल रही होगी। तो जो उसका एरिया ऑफ कांटेक्ट है, लगातार हवा जो है वो रोड के कांटेक्ट में है, और एयर क्या कर रही है, उसको लगातार गर्म हो रही है अंदर। टायर जब तेज चल रही है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो हीट बढ़ रही है, हीट बढ़ रही है तो गैस क्या कर रही है, अंदर वाली गैस वो एक्सपेंड करेगी। अगर टायर पहले से ही पूरी तरीके से इन्फ्लेटेड है तो टायर के फटने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई? यस सर। यस इसीलिए यस सर। जो भी हाईवे पर जा रहा है तो हाईवे पे जाने से पहले वो ये चेक कर लेता है कि भाई मेरी गाड़ी का जो टायर्स है वो पूरी तरीके से कंप्लीटली इन्फ्लेटेड ना हो। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर।
Yes, sir. यहाँ तक कोई भी डाउट किसी बच्चे को? No, sir. नो सर। चलिए, अगर ये समझ आ गया तो अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं आज, जो इस चैप्टर का मेजर पोर्शन है, जिसको हम लोग नाम देते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, ये क्या चीज है, क्यों है, क्या कंसेप्ट है, ये मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले हम कुछ बेसिक बातें तो जानते हैं। पहला, गैसेस कैसी हैं, ये सभी पढ़ के आए हैं। गैसेस के बारे में बात करें तो गैसेस एक्सपेंड कर सकती हैं। गैसेस एक्सपेंड कर सकती हैं तो गैसेस को हम कंप्रेस भी कर सकते हैं। गैसेस को हम आसानी से लिक्विफाई भी कर सकते हैं। गैसेस को हम आसानी से, गैसेस की डेंसिटी भी कैसी होती है, लो डेंसिटी होती है, हाँ या ना। और गैसेस क्या कर सकती है, लो डेंसिटी की वजह से इसकी डिफ्यूजन भी हो सकती है और गैसेस की इफ्यूजन भी हो सकती है। ये बात मानते हो, हाँ या ना? Yes, sir. इन सभी प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए टाइम टू टाइम अलग अलग मॉडल्स दिए गए, ठीक है। तो सबसे पहला जो मॉडल असल में गैसेस की थ्योरी को समझाने के लिए दिया ना, वो साइंटिस्ट का नाम था बर्नौली। क्या नाम था साइंटिस्ट का नाम? बर्नौली। और लगभग ये इसने 1700 में, ये 1730 था शायद, 1740, उसी के बीच इसने अपना जो कंसेप्ट दिया था काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस का, ठीक है। और काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस में ना बहुत सारी, इसकी थ्योरी में ना बहुत सारी एजम्पशंस थी बच्चों। असल में हम थ्योरी को ना, एक प्रूवन फैक्ट को थ्योरी बोलते हैं, ठीक है। तो इसने ना बहुत सारे हाइपोथेसिस कहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इसके एजम्पशंस थे बहुत सारे कंसेप्ट में, इसकी मॉडलिंग में। तो जिसको हम लोग आगे जाके स्टडी करेंगे और नाम देंगे इसको पोस्टुलेट्स और एजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। एनसीईआरटी में पूरा एक पेज लिखा हुआ है, ठीक है। इसी को मैं आप पॉइंट बाई पॉइंट इसको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर एनसीईआरटी है आपके पास तो साथ साथ खोल लीजिएगा उसको। तो पहला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे इसकी काइनेटिक थ्योरी के अंदर, जिसको हम लोग पोस्टुलेट्स और एजम्पशंस कह रहे हैं, assumptions of kinetic theory of gases, ठीक। इसने बहुत सारी बातें जो कही, ज्यादातर बातें ठीक कही, गलत नहीं थी सारी बातें इसकी, ज्यादातर बातें इसकी ठीक थी। जैसे पहला पॉइंट इसने कहा कि जो गैस होती है उसके अंदर बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ, क्या है, बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल्स मौजूद हैं, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, कॉल्ड मॉलिक्यूल, जिसे हम मॉलिक्यूल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स, जितने भी ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये सारे आइडेंटिकल हैं। ये क्या है, सारे आइडेंटिकल हैं। किसमें आइडेंटिकल है? आइडेंटिकल इन मास, आइडेंटिकल इन साइज, ठीक। पहला पॉइंट समझ आ गया। ये तो बेसिक पॉइंट है, क्या कि जितने भी पार्टिकल्स हैं गैस के अंदर, वो सारे के सारे पार्टिकल्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है, और वो पार्टिकल्स का साइज कैसा है, बहुत छोटा साइज है। और ये पार्टिकल्स एक दूसरे के रिस्पेक्ट में आइडेंटिकल है, चाहे उसको साइज कह ले चाहे मास कह ले, दे आर आइडेंटिकल विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। पहला पॉइंट क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अगली जो इसने बात कही, इसने कहा जो मॉलिक्यूल्स हैं गैसेस के, ये एक दूसरे से बहुत दूरी पर सेपरेटेड है। क्या कहा मैंने? मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। ये एक दूसरे से बहुत 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 दूरी पर प्रेजेंट है, और इनके बीच की दूरी उसने कह दिया कि बहुत दूरी मतलब लार्ज डिस्टेंस मौजूद है इनके बीच में। ओके सर जी, बोलिए। सर, ये लॉज है सर, सिर्फ क्या कहते हैं उसके लिए, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए, या फिर सारे गैसेस? अभी सभी गैसेस की बात करी है उसने, कोई पोलर नॉन पोलर की बात ही नहीं करी उसने। मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय लार्ज डिस्टेंस, और साथ साथ उसने कह दिया जो एक्चुअल वॉल्यूम होती है मॉलिक्यूल की, अगर इतनी दूरी है एक दूसरे से, इतनी दूरी है कि उस दूरी के रेस्पेक्ट में एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल is negligible as compared to total volume of gas। ये ना पॉइंट आपने फिजिक्स में पढ़ा हो बच्चों, अगर आपने फिजिक्स पढ़ी है ना,
तो वहां पे एक कंसेप्ट पढ़ा होगा आप लोगों ने, पॉइंट मास। पढ़ा या नहीं पढ़ा? Yes, sir. क्या होता है पॉइंट मास, जल्दी बताइए। सर जब कोई बॉडी अपने मास से ज्यादा डिस्टेंस कवर करती है तो हम बहुत उसको बढ़िया, पॉइंट ऑब्जेक्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर कोई बॉडी इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर ले कि उस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में उस बॉडी का मास ही क्या हो जाए, उसे हम निग्लेक्ट कर पाए, ऐसी बॉडी को, ऐसी सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट मास। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस यस सर। यस सबको समझ आ गई है स्टोरी? यस सर। तो उसने कहा, इसने कहा कि भाई ऐसा है कि पार्टिकल जो है, इनके सारे पार्टिकल्स आइडेंटिकल हैं, मगर गैसेस हैं तो पार्टिकल्स के बीच में बहुत दूरी है, और इतनी दूरी है कि एक पार्टिकल के रिस्पेक्ट में दूसरे पार्टिकल जब बात कर रहे हैं तो उनके बीच में इतना डिस्टेंस है कि उनके डिस्टेंस को जब मैं कैलकुलेट करता हूं तो उस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में अगर हम किसी भी इंडिविजुअल पार्टिकल की वॉल्यूम को कंसीडर करते हैं, वो वॉल्यूम कैसी होती है, नेग्लिजिबल। जैसे मान लो ये एक पार्टिकल है और ये दूसरा पार्टिकल है, इन दोनों के बीच में ये दूरी है, ये सेपरेशन है, सेपरेशन है, ठीक है। मान लो ये 1 मीटर की सेपरेशन है, एज्यूम कर लेता हूं, और जो पार्टिकल का जो साइज है वो 1 नैनोमीटर है, दैट इज 10⁻⁹ मीटर। तो ऑब्वियस सी बात है 1 के रेस्पेक्ट में 10⁻⁹ मीटर क्या हो गया, बहुत छोटा हो गया, आया ना। तो उस केस में हम इससे जो उसकी वॉल्यूम निकालेंगे, इस पार्टिकल की वॉल्यूम, वो कैसी हो जाएगी, नेग्लिजिबल हो जाएगी, हाँ या ना। यस सर। सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ सभी को? जल्दी बताइए, यस सर। प्लीज रेज योर हैंड अगर ये समझ आ गया तो। बाकी लोग भी क्विकली, गुड। अगर अब ये बात समझ आ गई तो इसका नेक्स्ट पॉइंट भी इसी पॉइंट पर बेस्ड था। उसने कहा इन पार्टिकल्स के बीच में इतनी दूरी है, यानी कि डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू पार्टिकल्स या बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर सो लार्ज दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, यानी कि इनके बीच में लगने वाली इंटरैक्टिव फोर्सेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन देम आर नेग्लिजिबल। उसने कहा भैया दूरी इतनी है कि दूरी की वजह से इनके बीच में ना ढंग से अट्रैक्शन लग पाती है, ना ही इनके बीच में रिपल्शन लग पाती है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है। यहां तक भी कह दिया गया कि इनके ऊपर लगने वाली फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, यानी ग्रेविटी का भी असर इसके ऊपर नहीं हो रहा। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑन मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल, इज, पार्टिकल का साइज ही नहीं है, पहली बात तो साइज है नहीं, और वैसे ही हमने पॉइंट साइज कंसीडर कर लिया, तो जब ना साइज है ना वॉल्यूम है तो ग्रेविटी तो काम ही मास पर करती है, यहाँ तो मास ही क्या कर लिया आपने, उसको निगलेक्ट कर दिया है, तो उस केस में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन काम नहीं करेगी इन पार्टिकल्स के ऊपर, या फिर नेग्लिजिबल होगी। मेरी बात समझ आ रही है? यस यस सर। ओके। अब यहाँ पे ना आप लोगों ने वर्क ऑफ एनर्जी पढ़ लिया फिजिक्स में? यस सर। यस सर। उसमें आप लोगों ने इलास्टिक कोलिजन पढ़ा है ना? यस सर। यस सर। अब यहाँ पे वही चीज आने वाली है, ध्यान दीजिएगा। उसने कहा ऐसा है, जो मॉलिक्यूल्स है ना, मॉलिक्यूल्स है गैस के, दे आर कंटिन्यूअसली, दे आर मूविंग कंटिन्यूअसली, लगातार घूम रहे हैं, चल रहे हैं, ओके। और कहाँ घूम रहे हैं? अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, डिफरेंट डायरेक्शन में चल रहे हैं। और ना केवल डिफरेंट डायरेक्शन चल रहा है बल्कि डिफरेंट वेलोसिटी से भी चल रहा है, विद डिफरेंट वेलोसिटीज, हाँ या ना? यस सर। यस सर। Therefore they keep on colliding, वो लगातार आपस में टकराते जाते हैं। और किससे टकरा रहे हैं? एक दूसरे से टकरा रहे हैं, हाँ या ना?
हाँ सर। ठीक है, Yes, sir. और ना केवल एक दूसरे से टकरा रहे हैं, कॉमन सेंस की बात। बेटा आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस Yes, sir. स्क्रीन दिख रही है सभी को, विजिबल है? यस हाँ सर। उसने कहा ना केवल आपस में टकरा रहे हैं, बल्कि दे आर कोलाइडिंग विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर, ये कंटेनर की वॉल से भी लगातार टकरा रहे हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। हाँ या ना? सर तो तभी तभी क्या? सर तब प्रेशर लगाते हैं कंटेनर ऑब्वियस की सी वॉल बात है, वेरी गुड, नेक्स्ट पॉइंट आपने खुद बता दिया। देखो जब आप ये थ्योरी पढ़ते हैं ना, तो आप भी जज कर सकते हैं कि अगला पॉइंट क्या होगा। ये जब टकरा रहे हैं कंटेनर की वॉल से, तो ऑब्वियस सी बात है क्या एग्जर्ट कर रहे होंगे? प्रेशर एग्जर्ट कर रहे होंगे, हाँ या ना? Yes, sir. तो उसने कहा जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है वॉल्स के ऊपर, प्रेशर एग्जर्टेड ऑन दी वॉल्स ऑफ वेसल, वो किसकी वजह से प्रेशर क्यों लग रहा है? ड्यू टू, जल्दी बोलो, किसकी वजह से प्रेशर लग रहा है? particles and the walls of container. ड्यू टू कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स विद द वॉल, हाँ या ना? Yes sir. क्लियर है? Yes, sir. अब एक जो इसने बहुत बड़ी गलती यहां पर करी, और वो आप भी जानते हैं, मैं पूछूंगा अभी आपसे अभी। उसने कहा जो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स आर सपोज्ड, मतलब उसको हम एक्सपेक्ट करते थे, आर सपोज्ड टू बी परफेक्टली इलास्टिक। ये क्या होता है परफेक्टली इलास्टिक? क्या होता है, क्या होता है परफेक्टली इलास्टिक? जिसमें कोई बताया मुझे इलास्टिक किसे कहते हैं? जल्दी, एज पर फिजिक्स। सर इलास्टिक मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है। वेरी गुड, जिसकी इलास्टिक कोलिजन, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम, ये सारे के सारे क्या हो? Conserve. कंजर्व। कंजर्व हो। इसका मतलब एनर्जी बिफोर कोलिजन और एनर्जी आफ्टर कोलिजन क्या होनी चाहिए थी? सेम। सेम होनी चाहिए थी। क्या Yes, ऐसा आप ऑब्जर्व करते हो डेली लाइफ में? अगर आपने एक नहीं, गुब्बारे सर। को, अगर आपने एक गुब्बारे को भरा, हवा से भर दिया, तो हवा से भरने के बाद क्या वो गुब्बारा जिंदगी भर सेम ही प्रेशर एक्सर्ट करता है, इन्फ्लेटेड रहता है, या कुछ देर बाद उसकी जो गैस होती है वो कम होनी शुरू हो जाती है? सर कम होनी शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों होता है भाई? कम क्यों हो गई? कारण बताओ। सर क्योंकि इलास्टिक कोलिजन नहीं होती। क्योंकि असल में इलास्टिक कोलिजन नाम की कोई भी चीज नहीं होती। लेकिन ये भाई साहब मानते हुए चल रहे हैं कि जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर सपोज टू बी परफेक्टली इलास्टिक। और अगर परफेक्टली इलास्टिक है तो क्या नहीं होना चाहिए, क्या वेस्ट नहीं होना चाहिए? नो एनर्जी इज टू बी वेस्टेड। और अगर एनर्जी वेस्ट नहीं होगी तो इसका मतलब एक मॉलिक्यूल टकरा रहा है, और टकराने के बाद द मॉलिक्यूल्स विल ट्रांसफर एनर्जी टू ईच अदर ऑन कोलिजन, हाँ या ना? Yes, sir. और सेम एनर्जी ट्रांसफर करेंगे। एम आई क्लियर टू ऑल? Yes, sir. चलो ये बातें समझ आ गई हमें कि पार्टिकल्स के बीच में ये एज्यूम करके बैठा हुआ था कि कोलिजन कैसी होगी, इलास्टिक होगी। और अगर इलास्टिक होगी तो ऑब्वियसली बात है कोई भी एनर्जी ट्रांसफर वेस्ट नहीं होगी। जितनी एनर्जी से पहला पार्टिकल टकराएगा दूसरे के साथ, दूसरा उतनी एनर्जी को आगे ट्रांसफर कर देगा। क्या मेरी बात समझ आ गई? Yes, sir. अच्छा, ये बड़ी Yes, अजीब, ये बहुत अजीब अजीब बातें कर रहा था। इसको एक तो जगह ये बात कर रहा है इलास्टिक कोलिजन की, वहीं ये एक बात और बात कर रहा है कि भाई देखो पार्टिकल्स आइडेंटिकल है,
अब मुझे खुद बताओ, पार्टिकल्स आइडेंटिकल है, हाँ या ना? उसने कहा स्टार्टिंग से ये बात कहता आ रहा है या नहीं कहता आ रहा वो कि पार्टिकल्स Yes, sir. आइडेंटिकल है? अगर Yes, sir. पार्टिकल्स आइडेंटिकल है तो मेरे क्वेश्चन का जवाब देना, पार्टिकल्स का मास भी लगभग आइडेंटिकल होगा क्योंकि सेम गैस की बात हो रही है। Yes, sir. अगर सेम गैस की बात कर रहे हैं, पार्टिकल्स आइडेंटिकल है, पार्टिकल का साइज आइडेंटिकल है, पार्टिकल्स की एनर्जी भी आइडेंटिकल है, तो मेरे क्वेश्चन का जवाब दो, क्या इनकी काइनेटिक एनर्जी सेम होनी चाहिए थी या अलग अलग होनी चाहिए थी? Same. अरे भाई ऑब्वियस सी बात है ना, सेम ही गैस के पार्टिकल्स हैं तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं ना गैस के पार्टिकल्स के पास ओवरऑल जो एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी, वो भी सेम होनी चाहिए थी। लेकिन इसने क्या Yes. कहा? इसने कहा कि भाई ऐसा है, जो मॉलिक्यूल्स है ना, दे आर मूविंग इन डिफरेंट वेलोसिटीज। चलो मान लिया दे आर मूविंग इन डिफरेंट वेलोसिटीज, लेकिन डिफरेंट वेलोसिटीज के साथ साथ इसने अपनी बात को कहीं ना कहीं ठीक करने के लिए एक बात कही कि दे पोजेस डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी। हर पार्टिकल के पास क्या होती है? डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी। ऐसा इसने क्यों कहा? इसने कहा जो वॉल के पास है उसकी काइनेटिक एनर्जी अलग होगी, जो कंटेनर के बिल्कुल बीच में है उसकी काइनेटिक एनर्जी अलग होगी। तो उसने कहा कि इस वजह से हर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? डिफरेंट होती है। और किसी भी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी डिपेंड किस पे करती है? उसने एक बात और कही, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किस पर डिपेंड करती है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस, कि उस गैस के ऊपर आप कितना टेम्परेचर लगा रहे हो, इसके ऊपर गैस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है। क्या मेरी ये बात समझ आई है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. क्या हम सारे पॉइंट्स रिकॉल कर सकते हैं एक बार दोबारा से? फिर मैं आपको इसकी अजम्पशन के ऊपर बेस्ड इसने जो क्लैरिफिकेशन दिया वही बताऊंगा आपको। क्या हम पहला पॉइंट याद है क्या कहा था उसने? सारे particles molecules में arranged होते हैं. सारे पार्टिकल जो है बहुत छोटे हैं और उनका साइज लगभग क्या है? बहुत ही छोटा है, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, और गैस टू गैस पर डिपेंड करता है। तो मान लो ऑक्सीजन के पार्टिकल का साइज नाइट्रोजन के पार्टिकल के साइज बराबर नहीं होगा। दूसरा उसने कहा था मॉलिक्यूल जो होते हैं गैस के, वो एक दूसरे से इतनी दूरी पर है कि उनकी दूरी के कंपैरिजन में पार्टिकल की खुद की जो वॉल्यूम है वो कैसी हो गई है? नेग्लिजिबल हो गई है। फिर उसने कहा दूरी इतनी ज्यादा है कि दूरी कंपैरिजन में इनके ऊपर लगने वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन भी क्या हो गई है? नेग्लिजिबल हो गई है। Negligible. उसने कहा कि इवन ग्रेविटेशन का भी असर इन पार्टिकल्स पर नहीं होता। फिर उसने कहा मॉलिक्यूल जो है गैसेस के लगातार मूव कर रहे हैं डिफरेंट वेलोसिटीज से, इसीलिए दे कीप ऑन कोलाइडिंग विद वन अनदर। और ये जो कोलिजन हो रही है ये ना खाली आपस में टकरा रहे हैं बल्कि ये कंटेनर की वॉल से भी टकरा रहे हैं। अब जब ये कंटेनर की वॉल से टकरा रहे हैं तो ये साथ साथ कंटेनर की वॉल पे प्रेशर भी एक्सर्ट कर रहे हैं। और प्रेशर एक्सर्ट करते हुए उसने एक बात का खुलासा किया कि जो मॉलिक्यूल्स हैं हम ये मान के चल रहे हैं कि इनकी जो कोलिजन है वो कैसी है? परफेक्टली इलास्टिक है। और अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो ये पक्का है कि कोई भी गैस के पार्टिकल्स की कोलिजन के दौरान एनर्जी का लॉस नहीं होगा। एम आई क्लियर टू ऑल? Yes. Yes. लेकिन लास्ट पॉइंट में उसने क्या कह दिया? लास्ट पॉइंट में उसने क्लियर कर दिया मॉलिक्यूल जो है वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में, और डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते हुए एक बात और क्लियर कर दी कि उनकी वेलोसिटी भी कैसी है? डिफरेंट है। और ये कह दिया कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है पार्टिकल की वो डिपेंड करती है किसके ऊपर? एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, हाँ या ना? Yes. Yes, sir. इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. Yes, sir. अब यहां से ना बच्चों कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चंस और कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बेस में जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो पूछा जाएगा। इन पोस्टुलेट्स की हेल्प से सबसे पहली मैथमेटिकल इक्वेशन बनी, जिस मैथमेटिकल इक्वेशन के हिसाब से हम काइनेटिक गैस इक्वेशन को स्टडी करेंगे। काइनेटिक गैस इक्वेशन है हमारी और वो क्या होती है? PV इज इक्वल्स टू 1/3 mnc स्क्वायर। क्या बोला मैंने? व्हाट इज, क्या फॉर्मूला है? PV इज इक्वल्स टू 1/3 mnc स्क्वायर। क्लियर है? Yes. Yes. sir. अब कौन सी चीज क्या है यहाँ पे समझाता हूं आपको मैं। P पता है प्रेशर होता है। Yes, sir. Yes, sir. प्रेशर कौन लगा रहा है? प्रेशर गैस एक्सर्ट कर Gas. रही है। P है प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। इसमें तो कोई डाउट नहीं, आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। Yes, sir. V वॉल्यूम होती है गैस की, V वॉल्यूम ऑफ गैस। M जो है
m है मास ऑफ हर मॉलिक्यूल, एवरी मॉलिक्यूल, ईच मॉलिक्यूल, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ गैस क्या हो गया आपका, स्मॉल मॉलिक्यूल या फिर सिंगल सिंगल एक एटम, एक- ईच बोला ना उसने, ईच मतलब इंडिविजुअल की बात हो रही है, ठीक है। स्मॉल n क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अगर मैं आपसे एक बात पूछूं आदित्य, ये जो m इंटू n है ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बोलो। अगर स्मॉल m एक पार्टिकल का मास है, n टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल मास। n। वेरी गुड, टोटल मास। एक पार्टिकल के मास को नंबर ऑफ पार्टिकल से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या निकल के आ जाएगा, टोटल मास निकल के आ जाएगा, हाँ या ना। यस सर। इसको क्लियर हो गई स्टोरी। और सी जो होता है यहाँ पे, सी इसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ये क्या होती है बताऊंगा अभी आपको। सी क्या है यहाँ पे, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, आरएमएस वैल्यू भी कहते हैं इसको। ओके, सो फॉर्मूला क्या निकल के आ गया आपका, पीवी इज इक्वल्स टू 1/3 mn स्क्वायर। कई जगह पे आपको ये ऐसा मिल जाएगा फॉर्मूला, पीवी इज इक्वल टू 1/3 mc स्क्वायर, जहां पे m क्या है, टोटल मास। और टोटल मास कैसे निकालते हैं, मास ऑफ वन पार्टिकल इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। यस ये सर। तो ओके, ये काइनेटिक गैस इक्वेशन थी हमारी। इसको स्टडी करने के लिए हमें डिफरेंट टाइप ऑफ वेलोसिटीज को स्टडी करना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले हम निकालेंगे आर एम एस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, और साथ साथ निकालेंगे इसमें एवरेज काइनेटिक एनर्जी कैसे फाइंड आउट की जाती है, आरएमएस स्पीड और एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ठीक, अब पहले मुझे बात बताओ, उसने कह दिया था सेकंड लास्ट पॉइंट में कि गैस के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, हाँ या ना, और मूव Yes, क्या sir. कर रहे हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और ना केवल डिफरेंट डायरेक्शन से मूव कर रहे हैं, डिफरेंट स्पीड से भी मूव कर रहे हैं। और डिफरेंट स्पीड से मूव करते वक्त वो आपस में टकरा रहे हैं, और ना केवल खुद आपस में टकरा रहे हैं बल्कि कंटेनर की वॉल से भी टकरा रहे हैं। मानते हो बात या नहीं? यस सर। यानी मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, कहां मूव कर रहे हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में विद डिफरेंट वेलोसिटी। और डिफरेंट वेलोसिटी में जाने की वजह के बाद दे आर कोलाइडिंग। किससे कोलाइड कर रहे हैं, विद ईच अदर एंड विद जल्दी बोलो, वॉल्स Walls ऑफ of container. कंटेनर। कितने लोग को ये बात समझ आ रही है, हाँ या ना? यस Yes, सर। sir. तो Yes, ये sir. इसका बेसिक हमें आइडिया हो गया कि ये चीजें तो चल रही हैं, ये चीज तो हो रही है। तो उसने कहा मान लो हम किसी, और हम जानते हैं कि किसी भी पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, है ना। तो हमने क्या किया, इस पूरे सिस्टम का टेम्परेचर अभी के लिए फिक्स कर लिया। तो उसने कहा मान लो एट स्पेसिफिक टेम्परेचर, एक टेम्परेचर मैंने क्या कर दिया, स्पेसिफिक कर दिया। एट स्पेसिफिक टेम्परेचर जो इस गैस के अंदर N1 मॉलिक्यूल्स थे, यानी कुछ मॉलिक्यूल्स, उनकी स्पीड कितनी हो गई, हैव स्पीड v1। क्योंकि इसने कहा ना हर पार्टिकल की अलग अलग स्पीड है, तो मैंने कैटेगराइज कर दिया, कुछ पार्टिकल्स को N1 बोल दिया, कुछ को N2 बोल दिया, कुछ को N3 बोल दिया। कोई दिक्कत? जल्दी बोलिए हाँ या ना। नहीं सर। ठीक है, नो सर। तो N1 की v1 हो गई, N2 की स्पीड v2 हो गई, और ऐसे ही N3 की v3 हो गई, एंड सो ऑन। कोई दिक्कत? नो सर। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर मुझे पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, ई काइनेटिक मतलब टोटल सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, तो ऑब्वियस सी बात है टोटल एनर्जी कैसे निकलेगी, किसके इक्वल होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस 2 प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस 3 एंड सो ऑन, हाँ या ना? यस यस सर। अब एक बात तो फिक्स है कि भाई गैस जो है एक जैसी है, तो पार्टिकल का मास तो सेम ही होगा। एम आई क्लियर टू ऑल? यस तो यानी कि हाफ m कॉमन हो गया, साथ में उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v1 स्क्वायर। ये तो एक पार्टिकल की है ना काइनेटिक एनर्जी, जो मल्टीप्लाई किससे कर दिया, n1 से। तो पहले वाले के सारे पार्टिकल्स कवर हो गए, n1 टाइप के सारे पार्टिकल्स कवर हो गए, हाँ या ना? यस सर। हाफ m v2 स्क्वायर इंटू n2 कर दूं तो क्या निकला, सेकेंड टाइप के पार्टिकल्स हो गए।
ऐसे ही हाफ एम v3 स्क्वायर कर दूं इंटू n3 कर दूं तो क्या निकला है मेरा तीसरे वाले टाइप के सारे पार्टिकल्स। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। Yes, sir. सर अब कॉमन ले लेंगे हाफ कॉमन ले लो, हाफ एम कॉमन ले लो। बताओ अंदर क्या बना, n1 v1 स्क्वायर n2 v2 स्क्वायर n3 v3 स्क्वायर एंड सो ऑन। सही है? जल्दी बोलो। यस सर। अगर मैं इसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालूं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एवरेज, इसको ऐसे कहते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी। कैसे निकालते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी? टोटल काइनेटिक एनर्जी अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। कोई दिक्कत तो नहीं है? Yes. क्या है टोटल Yes, sir. काइनेटिक एनर्जी? हाफ m, यहाँ आ गया n1 v1 स्क्वायर n2 v2 स्क्वायर डॉट 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 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, टोटल N1 नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्लस n। n2 प्लस n3 डॉट डॉट डॉट। हाँ या ना? Yes. Yes, यस sir. सर। ये जो पूरी वैल्यू है ना, दिस वन, दिस पर्टिकुलर एंटिटी, दिस पर्टिकुलर वैल्यू, इसको हम लोग बोलते हैं मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ स्पीड, इसको हम लोग मीन स्क्वायर स्पीड कहते हैं। देखो मीन निकालने का तरीका है ना ये, तो इसको आप किस नाम से जानोगे? मीन, एवरेज निकाल रहे हो ना, मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ स्पीड, इसीलिए इसको एक स्पेसिफिक नाम से जानते हैं हम लोग, मीन स्क्वायर स्पीड, शॉर्ट में मीन स्क्वायर स्पीड। एम आई क्लियर टू ऑल? Yes, sir. Yes, और sir. अगर मैं इसी Yes. वैल्यू का अंडर रूट निकाल दूं तो क्या बन जाएगा? रूट मीन स्क्वायर बहुत बढ़िया। तो इसके आगे लिख दिया उसने स्क्वायर रूट ऑफ द अबव वैल्यू इज कॉल्ड RMS वैल्यू। कितने लोग को ये पूरी प्रोसेस समझ आ गई? Yes, sir. यानी कि जो C टर्म है, कोई आपसे पूछे व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ C, तो C इज n1 v1 स्क्वायर n2 v2 स्क्वायर n3 v3 स्क्वायर सो ऑन अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3 एंड सो ऑन। क्या मेरी बात समझ आ गई? Yes, sir. यस सर। और इसीलिए ये जो फॉर्मूला है ऊपर वाला, आप देखो ये क्या रह गया, एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया, E काइनेटिक एनर्जी एवरेज इज इक्वल्स टू हाफ m, साथ में क्या आ जाएगा c स्क्वायर। क्लियर है? ये देखो ना, ये पूरी वैल्यू किसकी है? यस सर। अगर इसका अंडर रूट करे तो c निकलता है, और अंडर रूट ना करे तो ये क्या है, ये c स्क्वायर ही तो है। जल्दी बोलो। Yes, sir. एम आई क्लियर टू एवरीवन? जल्दी बताइए बच्चों, यहाँ तक कोई डायरेक्शन, कोई डाउट तो नहीं किसी भी बच्चे को? कोई भी डाउट No, स्लाइड sir. तो स्लाइड डाउट। ठीक है, अगर ये समझ आ गया, अब आगे की बात समझ लो। अभी आपने पढ़ा था काइनेटिक गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू हाफ 1/3, सॉरी हाफ कह रहा हूँ, 1/3 mnc स्क्वायर। कोई दिक्कत? नहीं सर। No, ठीक sir. अगर मैं m इंटू n को मल्टीप्लाई करता हूं तो ये क्या निकलता है, कैपिटल MC स्क्वायर। कैपिटल M। क्या कोई इशू? नहीं सर। अगर मैं यहाँ से c, लेकिन फॉर्मूला में 3 नहीं था ना, 1/2 था। 1/3 था ऊपर भी। नहीं सर, लेकिन जो हमने डिराइव किया उसमें। अरे वो काइनेटिक एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, ये काइनेटिक गैस इक्वेशन है, क्या बात कर रहा है? देखिएगा आगे, इसके आगे की बात करते हैं। देखिए 1/3 MnC स्क्वायर काइनेटिक गैस की इक्वेशन बेटा, ठीक है। और अभी मैं उसी फॉर्मूले को यूज कर रहा हूं कि PV इज इक्वल टू 1/3 MnC स्क्वायर को PV इज इक्वल टू 1/3 MC स्क्वायर लिख सकता हूँ, हाँ या ना? Yes, sir. तो यहाँ से C का एक फॉर्मूला और निकल के आ गया, बताओ क्या? इतना तो आप जानते ही हो, कर ही लोगे, 3PV/m, हाँ या ना? Yes, sir. अच्छा एक बात बताओ, मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? 8 से पढ़ते आ रहे हो, डेंसिटी। डेंसिटी। तो इसको D लिख दूं? यस सर। तो बताओ C का फॉर्मूला क्या बन गया, √3P/D। हाँ या ना? Yes. एक फॉर्मूला और समझ आया आप लोगों को? जल्दी बोलिए। Yes, sir. यस सर। हाँ तो सर। आपके कितने सारे फॉर्मूलाज बन गए?
PV इज इक्वल टू 1/3 mc² बन गया। यहाँ से C की वैल्यू निकाल ली एक आपने, ऊपर आपने एवरेज काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला निकाल लिया। एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज, क्या फॉर्मूला आया एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला? हाफ mc², जहाँ पे C क्या है? रूट मीन स्क्वायर स्पीड, हाँ या ना? दिस इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी। और एवरेज काइनेटिक एनर्जी के बाद आपने क्या निकाल लिया यहाँ पे? अच्छा एक बात बताइए मुझे, PV इज इक्वल टू क्या होता है आइडियल गैस इक्वेशन? nRT Yes. होता है नहीं होता? अगर नंबर ऑफ मोल्स 1 हो तो PV इज इक्वल टू RT लिख सकते हैं, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. ये जो हमने फॉर्मूला लिखा अभी यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला, बताओ क्या बन जाएगा C का नया फॉर्मूला? C इज इक्वल्स टू √3 RT/m। क्या मेरी बात समझ आ रही है? जल्दी बोलो। Yes, sir. अरे PV जो खाली RT कर दिया, कोई दिक्कत आ रही किसी बच्चे को? क्विकली बताइए। No, sir. नहीं, नो सर। ठीक है, तो ये हमारी रिलेशनशिप थी फॉर रूट मीन स्क्वायर, फॉर एवरेज काइनेटिक एनर्जी, फॉर रूट मीन स्क्वायर के साथ साथ हमने ये सीख लिया कि कैसे कैसे डिफरेंट रिलेशनशिप आती है C की और प्रेशर की, C की डेंसिटी का क्या रिलेशनशिप है, ये सारी रिलेशनशिप हमने कैलकुलेट कर ली। अब एक चीज वो और कहता है, वो कहता है क्या रिलेशनशिप होगी अगर हम फाइंड आउट करना चाहें रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इनके बीच में अगर मुझे कोई रिलेशनशिप निकालनी हो तो कैसे निकलेगी? तो देखो PV इज इक्वल टू 1/3 mnc² पढ़ के ही आए थे आप अभी अभी, हाँ या ना? या मैं इसको लिख दूं PV इज इक्वल टू 1/3 mc², ये भी आप पहचानते हो, ये क्लियर है, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 करूं तो एक बेनिफिट हो जाएगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। देखो बेनिफिट क्या होगा उससे, ये हो जाएगा PV इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 2/3 mc², हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. 2/3 को बाहर लिख दूं और 1/2 mc² लिख दूं, कोई दिक्कत? No, sir. No, हाफ sir. C मतलब क्या है? स्पीड ही तो है। हाफ mv² किसका फॉर्मूला होता है? अरे हाफ Kinetic energy. काइनेटिक एनर्जी, तो 2/3 ऑफ काइनेटिक एनर्जी लिख दूं इसको, कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? जल्दी बताइए। एम आई क्लियर टू ऑल? Yes, sir. Yes. ठीक है, PV इज इक्वल्स टू, अगर नंबर ऑफ मोल्स हमारे 1 हो तो PV इज इक्वल टू nRT को मैं RT लिख सकता हूँ, तो मैं कह दूं RT इज इक्वल टू 2/3 काइनेटिक एनर्जी, कोई दिक्कत? No, sir. ठीक है, No, sir. तो अगर मैं यहाँ से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकालूं तो क्या निकल के आ रहा है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 3/2, उल्टा हो जाएगा ना, काइनेटिक एनर्जी 3/2 RT। जल्दी बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. और अगर मुझे इसी पूरी वैल्यू को एवरेज काइनेटिक एनर्जी स्टडी करनी हो, एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या करना पड़ेगा? एवरेज काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मुझे नहीं पता कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, एवोगैड्रो मान लो। Yes, sir. क्या है काइनेटिक एनर्जी? 3/2 RT अपॉन नीचे कितना आ गया A, तो E के एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज 3/2 RT अपॉन Na, वेयर Na इज एवोगैड्रो नंबर। क्या मेरी बात समझ आ गई आप लोगों को? जल्दी बोलो। Yes, sir. यहाँ पे ना एक इंपॉर्टेंट चीज सीखो आप लोग, ये जो R है इसे गैस कांस्टेंट कहते हैं नहीं कहते? Yes, sir. और Na भी एक कांस्टेंट वैल्यू है कि टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। काइनेटिक एनर्जी तो टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, यानी कि टेम्परेचर का असर दिखाई देगा काइनेटिक एनर्जी पे। किस चीज का असर नहीं दिखाई देगा? R का और Na का। तो R कांस्टेंट है, Na कांस्टेंट है, कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट कैन बी अ न्यू कांस्टेंट। Yes, sir. तो R अपॉन Na को आज के बाद आप एक नए नाम से जानोगे K, जिस K का मतलब होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, याद रहेगा। और इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। एम आई क्लियर टू ऑल? Yes, sir. Yes, sir. फॉर्मूला समझ आ गए, डेरिवेशन समझ आ गई इस पर बेस्ड? Yes, sir. ओके तो यहां से एक और रिलेशनशिप निकल के आती है। एवरेज स्पीड के फॉर्मूले को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला और निकल के आता है, ये आप लर्न कर लेना, कॉम्पिटिशन डायरेक्टली पूछेगा वो। C बार इज इक्वल्स टू 8RT अपॉन पाई m, ये डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न कर लेना है इसको।
क्या फॉर्मूला आता है, सी बार इज इक्वल्स टू √8RT अपॉन पाई एम। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, खाली एवरेज स्पीड। एवरेज काइनेटिक एनर्जी नहीं है, ये खाली एवरेज स्पीड है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, √8RT अपॉन पाई एम। ये डायरेक्ट फॉर्मूला इसको यूज कर लेना एज इट इज। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, दैट वुड बी योर मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व स्पीड का। ये मैं कराऊंगा आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले आप सारा रिवाइज कर लेना।